अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम तलहबा जलवी है और ये जो मेरी वेबसाइट है इसका नाम है कार्ड फिलर्स। बेसिकली हम बना ये रहे हैं कि एक गारमेंट्स शॉप की या एक गारमेंट्स फैक्ट्री की आप कह लें, बल्कि ये सिंपल गारमेंट्स की कह लें, हम एक वेबसाइट बना रहे हैं। इसके अंदर क्या होगा कि आप लॉगिन करेंगे, उससे पहले आप अपनी आईडी बनाएंगे। एक आईडी में क्या होगा कि आप ये अपना ईमेल बनाएंगे, अपना पासवर्ड देंगे, मेल देंगे, अपना एजेंडा देंगे, उसके बाद नाम बताएंगे, फ़ोन नंबर बताएंगे, एड्रेस बताएंगे और फिर अपना पेमेंट मेथड चूज़ करेंगे। और अगर आपका मास्टर कार्ड है पेमेंट मेथड तो आप क्या देंगे, अपना मास्टर कार्ड नंबर देंगे। ठीक है। अब ये जो चीज़ है, अब यहाँ पे सबसे ऊपर जो मैंने चीज़ बनाई है इसे कहता है, ये कहता है नैब बार। अब नैब बार में क्या है कि हमने सबसे पहले तो अपना नेम शो कराया है, उसके बाद ये हमारा लोगो है, उसके बाद ये दो लिंक्स लगे हुए हैं। अब अगर मैं आपको इसका कोड दिखाऊंगी, दो लिंक्स लगे हुए हैं। ये फीडबैक का बटन है, ये इसको सेट करेंगे तो ये फीडबैक का ये खुल जाएगा। ये लॉगिन का बटन है, इससे हम लॉगिन वाला ये पैनल खुल जाएगा, एक पॉपअप कह रहे हैं। उसके बाद रजिस्टर है, इसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन वाला पॉपअप खुल जाएगा, यानी आप अपनी मेम्बरशिप रजिस्टर करेंगे। ठीक है। अब जो नैब बार का कोड है वो है यहाँ पे। अब ये बेसिकली मेरी थी HTML फाइल, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है .php। अब .php मैंने किस लिए किया, .php मैंने इसलिए किया कि ताकि मैं अपने जो प्रोजेक्ट है, यानी जो वेबसाइट है, इसको मैं क्या करूँ, डेटाबेस से कनेक्ट कर पाऊँ। सबसे पहले मैंने ये काम किया कि भाई जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था उसका पूरा फोल्डर उठा के मैंने कहा किया सी जैम htdocs, उसके बाद ये प्रोजेक्ट का फोल्डर है। उसके बाद मैंने इसे PHP में कन्वर्ट करके इसको मैंने फिर क्या किया, इससे सबलाइम से उधर से ओपन करने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा लोकल होस्ट, फिर उसका स्लैश डाल के फोल्डर का नाम, फिर मैंने जो फाइल चलानी थी उसका नाम वो भी चला दी मैंने। अब आपको मैं क्या दिखाया था, नैब बार का कोड। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, डॉट टाइप ये शो करता है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट है ये है HTML5 का। उसके बाद ये HTML का डॉक्यूमेंट टैग ये क्या शो कर रहा है कि हमारा जो HTML का कोड है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया हुआ है। उसके बाद हेड का एलिमेंट। अब हेड में क्या चीज़ आती है, हेड में हम मतलब अपने पेज की जो हम पेज बना रहे हैं HTML का, उसके अंदर होते हैं इंफॉर्मेशन शो कराते हैं। सबसे पहले अगर आपने कोई भी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी है, अभी ये जो रिस्पॉन्सिवनेस से पहले मैं आपको बताना भूल गया टाइटल के बारे में। टाइटल में क्या आता है कि हमने जो टाइटल देना हो, टाइटल कहाँ पे शो होगा, टाइटल शो होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या शो हो रहा है, फाइल का नाम। हालांकि अगर मैं यहाँ पे टाइटल देता तो यहाँ पे फाइल का नाम ना शो होता, बल्कि जो मैं टाइटल यहाँ पे देता वो शो होता वहाँ पे। अब उसके बाद हम एक मेटा का टैग यूज़ करेंगे। इसके अंदर क्या है कि अब ये जो मेटा का टैग है, अगर आपने कोई भी वेबसाइट बनानी जो कि रिस्पॉन्सिव हो तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि भाई जो विड्थ है ना वो आप डिवाइस की विड्थ के हिसाब से रखेंगे और जो इनिशियल स्केल होगा 1.0 होगा। उसके बाद ये मैंने अपनी लगाई है CSS की फाइल। ठीक है। यहाँ पे अब CSS की फाइल ये कौन सी है, style.css। ठीक है। ये इस टाइम मैंने गलत कर दी, सॉरी, ये नहीं होनी थी यहाँ पे, ये गलती से आ गई। अब हमने क्या किया, अपने कोड में क्या किया, फॉन्ट आसम के हमने क्या यूज़ किए, हमने आइकन्स कह रहे हैं, आइकन्स। जैसे ये देखें, ये चीज़ें फॉन्ट आसम के आइकन्स ये यूज़ किए हैं। ठीक है। तो उसके लिए मुझे ये चीज़ लगानी पड़ी, यानी ये स्क्रिप्ट के अंदर ही कोड लिखना पड़ा। उसके बाद ये हमारी स्टाइल शीट है CSS, यानी जिसकी वजह से सारी डिज़ाइनिंग की गई है, ये index.css। अब मैंने क्या किया है कि इन दोनों को ना जो मेरी HTML या PHP की फाइल है और जो CSS की फाइल है, इसको एक ही फोल्डर में रखना है ताकि ये बेहतर तौर पर काम कर सके। उसके बाद हेड का टैग यहाँ पे क्लोज होता है हमारा, फिर शुरू होता है हमारा बॉडी। अब बॉडी के अंदर हमने रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमने क्या बूटस्ट्रैप का यूज़ नहीं किया, बल्कि हमने यूज़ किया ग्रिड, CSS ग्रिड्स। अब ये क्या हमारा कंटेनर शुरू हो रहा है। अब कंटेनर हमारा शुरू होगा यहाँ से और ये हमारे पेज के एंड तक जाएगा। ठीक है। यानी ये देखिए हमारा पेज खत्म हो रहा है यहाँ पे। अब ये ना सोचे कि पेज तो नीचे ख़त्म हो रहा है, ये मैंने पॉपअप के लिए कोड बनाया है। ये सिर्फ तब शो होता है जब हम मतलब क्या कहते हैं उस बटन पे क्लिक करते हैं। अब जो हमारा मेन पेज है ना, समझो आपको जो स्क्रीन पे शो हो रहा है वो यहाँ तक ही है। ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं, सबसे पहले मैंने बनाया नैब बार की क्लास। अब नैब बार की क्लास शुरू हो रही है यहाँ से और ख़त्म हो रही है यहाँ पे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। अब नैब बार की क्लास में क्या है, नैब बार की क्लास में ये है हमारे पास कि
हमने क्या बनाया इसमें, आपको जो ऊपर नैब बार शो हो रहा है ये है नैब बार। अब इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर मैंने किया ये है कि डिव यहाँ से शुरू किया, क्लास दिया नैब बार की। अब अगर आप CSS की फाइल में जाएं तो ये देखें, ये नैब बार देख रहे हैं आप। उसके बाद एक और बात, हमने जो ग्रिड सिस्टम यूज़ किया वो किस तरह यूज़ किया। अब जो कंटेनर है वो हमारी पूरी स्क्रीन को घेरेगा, तो ये कंटेनर की क्लास है, कंटेनर के डिव की। अब डिस्प्ले टाइम हमने क्या रखी है, ग्रिड रखी है। अब हर ग्रिड के अंदर कितना गैप होगा, 2 पिक्सल। ग्रिड की विड्थ कितनी है, 100%, यानी पूरी हमारी जो ग्रिड है वो पूरी स्क्रीन यहाँ से लेके यहाँ तक लेगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा ग्रिड जो टेम्पलेट एरिया है, यानी जो हमारा ग्रिड जिस हिसाब से शो होगा, सबसे ऊपर हमारा नैब बार आएगा। अब क्या किया हमने, अब जो भी क्लास हमने बनाई, यानी नैब बार की क्लास बनाई है, तो उसके अंदर हमने ग्रिड एरिया डिफाइन कर दिया है कि ये नैब बार है, तो यहाँ पे ये नैब बार शो होगा। उसके बाद आप इसे 4 कर लें, 6 कर लें, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद देखें, उसके बाद हमने स्लाइडर नैब बार बना लिया। अब नैब बार की क्लास में क्या है, नैब बार की मैंने हाइट रखी 80 पिक्सल, यानी ये जो हाइट है नैब बार की यहाँ से लेके यहाँ तक ये आती है 80 पिक्सल। उसके बाद इसकी विड्थ मैंने 100% कर दी, यानी ये पूरी स्क्रीन को घेरेगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, बैकग्राउंड कलर जो है वो ये दे दिया। अब बैकग्राउंड कलर जो है ये कौन सा कलर है, ये वाला कलर है। आप अगर मतलब कोई भी कलर पिक करना चाहते हैं, ऑफलाइन है आप, यानी आपका नेट नहीं है, तो आप जैसी कलर पिकर यूज़ कर सकते हैं, उससे आप आराम से कोई भी मतलब कलर सेट कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये चल गया। अब कोई भी कलर जो आपको चाहिए, मिसाल तो मुझे ये कलर चाहिए। अब मैंने क्या किया, इस पर लाया और ऑल्ट और X दबा दिया। अब ये कलर, इसकी वैल्यू आ गई और ये कलर शो हो रहा है, कॉपी वैल्यू, और आप इसे पेस्ट करते हैं, बस इतनी सी बात है। अब ये आपको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या था, हमारा कलर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो इसका कलर है, बैकग्राउंड कलर तो ये हो गया, लेकिन जो कलर है, जो टेक्स्ट का कलर है, यानी जो लिखा हुआ है वो है वाइट। ये देखें, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ठीक है। अब डिस्प्ले के मैंने फ्लैक्स के तौर पे से डिस्प्ले किया। अब फ्लैक्स क्यों किया मैंने, ये आपको पता चलेगा जब मैं से आपको कहूँगा, जब ये रिस्पॉन्सिव है ना, तो स्क्रीन जब छोटी होती है, जैसे मोबाइल में छोटी होती है। अब ये देखें यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई दबाया मैंने, तो ये देखें छोटी हो गई। अब ये देखें, अब मैंने फ्लैक्स क्यों किया, अब ये थोड़ा सा मसला आ रहा है यहाँ पे, मतलब ये आइकन्स हैं ये ऊपर जा रहे हैं, इनको मैं हटा दूँगा, वैसे बाद में फिक्स कर लूँगा। ये देखें, अब जब मैंने फ्लैक्स किया था तो फ्लैक्स से उस टाइम ये सीधा शो हो रहा था। अब मैंने क्या किया रिस्पॉन्सिवनेस के लिए कि मैंने मीडिया क्वेरी लगा दी, मीडिया क्वेरी लगाई। इसके अंदर क्या किया मैंने, ये देखिए, जब मेरी स्क्रीन की जो विड्थ है वो इससे कम होगी तो क्या करना है, जब इससे कम होगी तो क्या करना है आपने, जब इससे कम होगी तो आपने क्या करना है। अब जो मैं आपको चीज़ दिखाना चाह रहा था वो ये था कि जैसी स्क्रीन छोटी होगी तो क्या होगा, ये जो चेक बटन है, अब चेक बटन क्या चीज़ है, नैब बार के अंदर आते हैं तो ये नैब बार का यहाँ से शुरू हो रहा है टैग, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब इसके अंदर ये चेक बटन क्या था कि मैंने एक चेक बॉक्स की टाइप का एक इनपुट लिया है यहाँ पे, यानी इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स और आईडी उसकी चेक रखी। उसके बाद उसके लिए लेबल लगा दिया। ठीक है। और उसके लेबल के अंदर मैंने एक फॉन्ट आसन की आइकन यूज़ की, जो बर्गर टाइप आपको शो हो रही होगी, ये देखिए ये चीज़, ये आइकन मैंने लेबल के अंदर यूज़ की। यानी जो इनपुट टाइप है उसको मैंने क्या किया, उसको ले लिया, उसके लेबल की जगह ये शो करा दी। अब अगर आप इसे देखें तो मैंने आईडी क्या की चेक की हुई है। ठीक हो गया। तो मैंने इसे क्या किया हुआ, अभी जब स्क्रीन मेरी बड़ी है, यानी जो स्क्रीन मेरी बड़ी है, तो मैंने क्या किया इसे, ये देखिए चेक आईडी थी ना ये देखिए, ये चेक टाइप इसकी चेक बॉक्स टाइप है, यानी आप चेक बॉक्स का आपको बताइए जिस पर आप क्लिक करते हैं, ये सब जिस टाइप का नहीं, आईडी इसकी चेक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको मैंने कहा डिस्प्ले ना, यानी अभी ये आपको शो नहीं होगा, अगर स्क्रीन क्या होगी बड़ी होगी, ये देखा अभी आपको शो नहीं हो रहा है। और उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद किया ये कि इसका जो लेबल है, यानी लेबल
फॉर चेक, यानी जो आईडी चेक है इसके लिए जो लेबल लगाया है, और जिसकी क्लास ही चेक बटन, यानी अब चेक बटन अगर देखें ये चेक बटन है। अब ये जो चेक बटन है ये इस तरह शो होगा, इसका फॉन्ट साइज ये होगा, कलर ये होगा, फ्लोट इसको राइट की, यानी ये स्क्रीन के राइट साइड पे शो होगा। लाइन हाइट यानी हाइट इसकी इतनी होगी, मार्जिन राइट इतना होगा, यानी जो राइट की तरफ से इसको मार्जिन मिलेगा, यानी यहाँ से लेके जो इसको मार्जिन मिलेगा यानी ये थोड़ा सा इस तरफ होगा लेफ़्ट की साइड में, ठीक है। कर्सर जो होगा जब इसके ऊपर आएगा तो क्या होगा, पॉइंटर हो जाएगा, यानी हैंड की शक्ल का हो जाएगा। और उसके बाद इसको मैंने कहा कि डिस्प्ले नाम, यानी अभी ये भी शो नहीं हो रहा, ठीक हो गया, यानी बड़ी स्क्रीन पे शो नहीं होगा। उसके बाद इसके लिए फ़ॉन्ट रासम का आइकन यूज़ कर लिया मैंने। उसके बाद हमारा लोगो शो होगा कार्ड फिलर्स का, जिसके लिए मैंने क्लास किया यूज़ की लोगो। अब इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो क्लास लोगो का लिया है। मैं गया ऊपर यहाँ पे, ये देखिए ये लेबल लोगो, यानी ये लोगो है ये क्लास है, लेकिन ये लेबल सिस्टम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एक तरह का ये देखिए, यानी जो लेबल है जिसकी क्लास लोगो है उसकी डिज़ाइनिंग ऐसी होगी सिर्फ, बाकी की डिज़ाइनिंग ऐसी नहीं होगी, ठीक हो गया। यानी जिस लोगो जो लेबल है जिसकी क्लास लोगो है, यानी जो लेबल है जिसकी लोगो उसकी डिज़ाइनिंग, यानी कलर वाइट, फ़ॉन्ट साइज 40 की तरह आप देख सकते हैं, ये अच्छा खासा बड़ा फ़ॉन्ट है यहाँ पे। उसके बाद लाइन हाइट इसकी इतनी है, पैडिंग इसको मैंने इतनी दी है, फ़ॉन्ट वेट इसका बोल्ड ही नहीं बोल जाएगा, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, पैडिंग क्या है, पैडिंग होती है कि आप एक एलिमेंट के अंदर ही कितनी स्पेस देते हैं, यानी ये साथ में ये एलिमेंट है ना जो इतनी स्पेस घेर है, तो उसके अंदर ही जो उस एलिमेंट के मतलब कह लें आप जो एलिमेंट है, ठीक है, उसी के अंदर स्पेस, ये नहीं है देखें, जैसे ये मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ तो ये पैडिंग हो जाती है, पैडिंग के ज़ुमरे में आया था। लेकिन अगर मैं पूरे एलिमेंट को ही ऐसे करूँ तो ये मार्जिन के ज़ुमरे में आता है, समझ गया। अब ये क्या हुआ, अब ये है लेफ़्ट और राइट, यानी लेफ़्ट से 0 पैडिंग है, राइट से 0 पैडिंग है, और ये 100 क्या है, ये टॉप से है, टॉप और बॉटम से 100 पे, बल्कि नहीं सॉरी ये लेफ़्ट और राइट से है, और ये नहीं ये टॉप और बॉटम से है, और ये लेफ़्ट और राइट से है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद मैंने किया ये कि अब हमने ना लिस्ट बनाई है। अब हम क्या बनाने लगे, मेन्यू बनाने लगे हैं। उसके लिए हमने लिस्ट बनाई है, अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ शुरू किया। अब लिस्ट का एक एलिमेंट है ए एच रेफरेंस टारगेट ब्लैंक ब्लॉग्स, ठीक है, यानी अब जब इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे ब्लॉग्स वाले पे तो वो आपको इस वेबसाइट के ऊपर लेके चला जाएगा। और टारगेट ब्लैंक, अब ये लाइन किस लिए, ये लाइन इसलिए है कि भाई अब जो हमारे पास नया टैब शुरू होगा ना, जो नया लिंक ओपन होगा वो उसी जगह नहीं होगा, यानी अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ ब्लॉग्स को तो ये देखें नया टैब ओपन हो जाता है, बजाय इसके कि इसी की जगह वो आ जाए। अब उसके बाद दूसरा आ गया अबाउट अस वाला। अब ये मैंने जो अबाउट अस वाला पेज डिज़ाइन किया मेरा ये पेज, ठीक है, ये उसको ओपन कर देगा। उसके बाद क्या किया मैंने, इमेज लगा दी है जो आपने लोगो देखा होगा आगे, मार्जिन लेफ्ट वगैरह ये वो। उसके बाद बटन है, बटन क्या है, मैंने फीडबैक लिंक, अब मैंने इस पर आईडी लगाई फीडबैक लिंक, ये सिर्फ इस पर्पज़ के लिए, जावास्क्रिप्ट पर्पज़ के लिए मैं आगे आपको बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद ये फीडबैक का आ गया बटन। उसके बाद ये है आपके पास लॉगिन और रजिस्टर के बटन, इनके भी जावास्क्रिप्ट के पर्पज़ के से लगाया है। और क्लास ये क्या कर रही है, डिज़ाइन कर रही है। अब अगर आप इधर आ जाएं तो ये देखें, अब जो ये सारी जो CSS है ना, ये नैप बार के लिए है, यानी उसकी अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए है, ये LI के लिए है, ये उसके अंदर जो A टैग यूज़ किया है, उसके बाद ये बटन यूज़ किया। ये मैं आपको ना लिंक सेंड कर दूँगा तो आप वहाँ से ना कोड कॉपी कर सकते हैं। ये आपको मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करने बैठा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब जो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि अब जो नैप बार के जो बटन लगे हुए ना और जो लिंक लगा हुआ है, आप देख लें जब हम इसे हावर करते हैं, ये देखें जब बटन ऊपर लेके जाता हूँ तो ये क्या आ जाता है, एक ट्रांजिशन सी आ जाती है ब्लू कलर की। तो ये किसके लिए वजह से लगी, ये हमारे स्पोर्ट की वजह से लगी है। हमने हावर की प्रॉपर्टी यूज़ की है, बैकग्राउंड का कलर ये दे दिया है, ट्रांजिशन इतनी देर होगी 5 सेकंड के लिए, 0.5 सेकंड के लिए, ठीक है। यानी ये बटन के ऊपर है, ये लिंक के ऊपर है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, बेशक आप कोड पूरा कॉपी कर लें, अपना कलर चेंज कर लें, अपनी डिज़ाइनिंग चेंज कर लें, आपको जो लगे, क्योंकि आपको पता ही है मार्जिन लेफ्ट क्या करता है, कलर वाइट क्या करता है। ये अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा बहुत आप नेट से देख लीजिएगा। उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ये अपर केस, इसका मतलब ऐसा सारा टेक्स्ट इसके अंदर लिखा होगा वो अपर केस में हो जाएगा। बेसिक में स्मॉल लिखूँ बड़ा लिखूँ, यानी अबाउट अस मैंने वहाँ पे छोटा लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या कर रहा है उसे बड़ा कर रहा है। ये देखिए, ये देखिए
आपने वार्डन देखा था ना, वही बड़ा हुआ है। नैब बार यहाँ ख़त्म होता है। उसके बाद बटन की डिज़ाइनिंग क्लास ए के ज़रिए की है। क्लास ए इंडेक्स CSS की फाइल में देख सकते हैं अपना। अब एक देखेंगे हम क्लास सर्च कर लेते हैं। क्लास ए क्लास ए क्लास ए क्लास ए क्लास क्लास ये मिली नहीं है, मेरे पास यूज़ भी नहीं हो रही वो शायद। चलो नहीं होगी रख शायद मिलना रही है। उसके बाद मैं आपको क्या कहा था कि देखिए नैब बार का एंड हो गया। अब नैब बार को हम सबसे ऊपर शो कराएंगे अपनी क्या कहते हैं ग्रेड स्क्रीन में, ठीक है। अभी ग्रेड का फ़ायदा क्या होता है, हमारी स्क्रीन जिस तरह छोटी होती है उस तरह बाकी सारे एलिमेंट्स छोटे छोटे होते जाते हैं। उसके बाद देखेंगे हम तो उसके बाद मैंने स्लाइडर की क्लास लगाई है। इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया। अब ये स्लाइडर है ये क्या है, ये एनिमेशन है सारी, ये देख रहे हैं आप, ये एनिमेशन है स्लाइडर मेरा। अब मैंने क्या किया, स्लाइडर के अंदर लिखा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया CSS में गया मैं। उसके बाद सबसे पहली चीज़ आपने क्या देखनी है कि स्लाइडर, इसका ग्रेड एरिया मैंने क्या दिया, स्लाइडर दिया। अब नैब बार के नीचे जो सबसे पहली चीज़ शो होगी वो क्या होगी, स्लाइडर शो होगी, ठीक है। अब स्लाइडर पे आ गए हम। अब स्लाइडर की मैंने हाइट इतनी रख दी, मार्जिन टॉप इसको इतना दे दिया, मतलब टॉप की तरफ से मार्जिन इसको इतना मिलेगा, मार्जिन लेफ्ट इसको इतना मिलेगा, राइट इतना मिलेगा। अब ये एनिमेशन डालने के लिए मैंने एक और लिखा है, यानी जो एनिमेशन है वो क्या है, स्लाइड शो है 10 सेकंड का, और ये क्या है इन्फिनिटली चलता रहेगा लीनियर। अब नीचे हैं हम, दूसरा जो एनिमेशन का आगे कोड है, ये देखिए। अब जो हमने फ्रेम्स लगाए हैं ना, तो एनिमेशन में मैंने 3 पिक्चर लगाई हैं। आप देखें ये पहली पिक्चर चेंज हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी क्या हुई, वही आ गई। अब ये क्या किया मैंने, जब 0% या 100% होगी तो ये इमेज शो होगी। ये इमेज कहाँ पर रखी मैंने, इस फोल्डर में रखी मैंने प्रोजेक्ट की। उसके बाद ये जो 2 लाइनों का कोड है ना, ये हमारी क्या कर रहे हैं, इमेज को रिस्पॉन्सिव कर रहे हैं, यानी जो इमेज का साइज़ है वो ऑटोमेटिकली श्रिंक होता है स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से। ये 2 लाइनें ये काम कर रही हैं। उसके बाद 33% पे इतनी हो जाएगी, 67% पे इतनी हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, स्लाइडर के अंदर जो एनिमेशन लगी है वो लगी है। उसके बाद आता है हमारा फुटर का कोड। फुटर में 2 बनाए मैंने, एक अपर फुटर बनाया जो यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब अपर फुटर मतलब मैंने क्या शो कराया है, लोगो शो कराया है, और उसकी स्टाइलिंग मैंने खुद कर दी है। और उसके अंदर मैंने आइकन यूज़ किए फिर आगे ना, ये स्पेस में, ये स्पेस की चीज़ यूज़ होती है, ये आइकन है फिर आगे देखो ना, यानी मैंने फोन आसम के आइकन यूज़ किए हैं। ये नेट पे मैंने ऑनलाइन यूज़ किए उसे, ये जो चीज़ आपको शो हो रही है 4, ठीक हो गया। ये अपर फुटर। अब अगर आप CSS में जाएँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास ये देखें, ये अपर फुटर की CSS का कोड है। डॉट अपर फुटर यानी ग्रिड एरिया उसका अपर फुटर है, यानी स्लाइडर के बाद अपर फुटर शो होगा 4 यानी बराबर। आपने कुछ ना अपने बराबर रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अपर फुटर शो होगा, और अपर फुटर भी खुद ही श्रिंक होगा इसके हिसाब से। अब वो आपने देखा था कि मेरे वो आइकन ऊपर चले गया था, वो आइकन का मसला आ रहा था, अपर फुटर सीधा काम कर रहा था बिल्कुल। आइकन का मसला था, वो आइकन मैं सही कर दूँगा। उसके बाद कहाँ थे, मैंने आपको शो किया। अब देखें अपर फुटर ये आ गया। उसके बाद दूसरी चीज़ थी वो थी फुटर, ठीक है। ये फुटर की क्लास यहाँ से शुरू हो रही है, नीचे से जा रही है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने किया ये कि आपके पास ये फुटर आ गया, ये लोअर फुटर आ गया। अब फुटर के अंदर मैंने एक और फुटर बना दिया, यानी फुटर के अंदर 2 बनाए मैंने, ये देखें ये मेन है, इसके अंदर 2, एक लेफ़्ट वाला एक राइट वाला।
अब क्या किया है, जो मेन है फुटर, उसकी मैंने क्या क्लास का किया, उसको मैं शो बना रहा हूँ, फुटर है, इसकी वेट 100% कर दी है, हाइट ऑटो कर दी है, उसकी डिस्प्ले फ्लैक्स कर दी है। जैसे स्क्रीन छोटी होगी, आपने देखा होगा कि वो मतलब मेरे जो दो थे जिनके ऐसे शो हो रहे हैं, वो एक पहले यहाँ शो होता था, दूसरा उसको क्या किया था मैंने, जब स्क्रीन एक साथ छोटी होती है तो मैं क्या किया था, फ्लैक्स डायरेक्शन में क्या करती थी, कॉलम वाइज कर दी थी, यानी जो अब जो फ्लैक्स है ना हमारे पास, वो कॉलम वाइज शो होगा। उसके बाद हमने क्या किया कि भाई लोअर फुटर लेफ्ट, अब इसको मैंने क्या किया, फ्लोर लेफ्ट कर दिया, इसकी हाइट मैंने ऑटो दे दी और वेट इसको 50% दे दी। उसी तरह दूसरे वाले का हिसाब किया मैंने, ठीक है। अब ये हुआ कि मतलब 50% इसका, 50% इसका, 50% इसका, 50% इसका, और जैसे ही वो स्क्रीन छोटी होती तो ये एक के ऊपर एक आ जाते हैं, ठीक हो गया। अब मेन पेज तो हमारा डिज़ाइन हो गया इसी तरह। अब देखिए यहाँ सिर्फ फुटर मैंने शो किया, मेन पेज डिज़ाइन हो गया। अब आती है पॉपअप की बारी, ये देखें। अब जैसे ही वो यहाँ पे क्लिक करता था, ये पॉपअप शो कर दिया। इसके पीछे जावास्क्रिप्ट लगी है, CSS भी लगी है, ठीक है। अब अगर आप देखें यहाँ पे, तो मैंने ये पॉपअप बनाया किसका, ये लॉगिन का पॉपअप है, तो नहीं देखें, बीजी मॉडल कंटेंट लॉगिन पॉपअप, ये क्लास यूज़ किया। अब ये क्लास के बटन को मैंने CSS का ये चेंज किया, इसकी स्टाइलिंग, ये इमेज शो हुई जो आपको ऊपर इमेज शो हो रही थी यहाँ पे, ये देखिए लॉगिन, ये आपको इमेज शो हो रही है। जो मैंने आपको बताया क्लास का बटन जिसको CSS, इसकी मतलब रोटेट कर दी है मैंने, ईमेल, ये लॉगिन, ये सारी CSS लगी है, ठीक हो गया। अब ईमेल लिखाएगा, प्लेस होल्डर का मतलब तो इसके अंदर ईमेल लिखाएगा, प्लेस होल्डर, पासवर्ड, अभी पासवर्ड टाइप किया है, अभी बटन है, ये बटन भी CSS है। अब यहाँ पे ये भी खत्म हो रहा है, ठीक है। अब मैंने किया क्या, मैंने किया ये कि अब मैंने ना, ये मेरा लॉगिन का बटन था ऊपर, अब ये देख सकते हैं, इसकी क्लास क्या है, ID क्या है, लॉगिन बटन। अब अगर देखें आप ID इसकी, ये देखें, यानी ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट के पर्पस के लिए है। होगा क्या, जब उस बटन पे क्लिक करेगा तो हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट है, यानी जावास्क्रिप्ट हमें कहाँ लगानी है, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर, अपनी बॉडी से पहले, बस यानी बॉडी के टैग से पहले। बाकी अब जो सारा कोड होगा वो ऊपर होगा, यानी बॉडी के टैग से पहले आपने स्क्रिप्ट का एक टैग लगाना है जो कि शुरू होगा इससे और एंड किससे होगा, इससे। अब जैसे ही वो क्लिक करेगा लॉगिन के बटन पे, तो हमारे पास होना क्या है, ये हमारे पास ये होगा कि डॉक्यूमेंट, यानी जो मेरा HTML डॉक्यूमेंट है उसके अंदर एक एलिमेंट लो ID के ज़रिए, जिसकी ID है और यानी जो मैंने लॉगिन बटन किया है उसके ऊपर एक एक्शन स्ट्रिंग लगा दी है, स्नैप, यानी जब क्लिक होगा तो ये फंक्शन क्या चल पड़ेगा। अब इस फंक्शन में क्या है कि ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट से हमारा एक एलिमेंट लेगा जिसका क्लास है ये, और क्या करेगा, उसको डिस्प्ले क्लास करते। पहले मैंने क्या किया था, मैंने किया था इसे डिस्प्ले ना, यानी जो बीजी मॉडल है आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिस्प्ले नाम किया हुआ है, विड्थ इसकी कितनी की हुई है, बैकग्राउंड कलर ये किया हुआ है। ये क्या होगा, बैकग्राउंड कलर जो आपने देखा होगा ब्लैक हुए थे पीछे सारा, ये देखिए ये पीछे जो ब्लैक हुए थे ये दिया हुआ है, ये चीज़। पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट है, यानी ये हमारा जो पॉपअप है ना वो उस बैकग्राउंड स्क्रीन के ऊपर शो हो। अगर हम ये नहीं दिखाते जो पॉप यहाँ पे शो हो रहा है, ये यहाँ पे शो होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, टॉप से 0 कर दिया, सेंटर में सारा कंटेंट कर दिया, ये आप कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद हमें किया, विड्थ कितनी दे दी, हाइट इतनी दे दी, बैकग्राउंड कलर वाइट दे दिया और ADS पोजीशन रिलेटिव दे दी। फिर हमने क्या किया, फॉर्म वगैरह ये सारी CSS लगी है, देख सकते हैं। अब क्या किया, जैसे वो लॉगिन के बटन पे क्लिक करेगा तो डिस्प्ले नानो हो तो डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाएगा, यानी वो शो हो जाएगा, यानी ये चीज़ नानो हुई थी पहले,
अब ये शो हो जाती है, फ्लैक्स हो जाती है। फिर जब इस पर क्लिक करते हैं फिर डिस्प्ले नन हो जाती है। यानी अगर आप देखें, अगर मैं कहता हूँ भाई यानी जो क्रॉस का बटन है ये लॉगिन क्लोज का बटन, तो फिर जब इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये वही काम करते हैं, डिस्प्ले नन कर देता है इसे, बाकी और कुछ भी नहीं करते। ठीक हो गया। अब हमारे पास इसी तरह जावास्क्रिप्ट ऐड होगी हर बटन पे, क्या वो उसको मतलब सेलेक्ट करोगे आईडी के ज़रिए वगैरह। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रजिस्टर का बनाया, CSS का, ये सारा उसी तरह, बस ये डिज़ाइनिंग आप देख लीजिएगा मेरी फाइल में CSS की। ठीक है, ये आपको हम लिंक दे देंगे। उसके बाद इसी तरह पूरा ना पेज डिज़ाइन हो गया एक तरह से। यानी ये फीडबैक का ये क्या है, ये BG मॉडल 3 है, ये क्या है BG मॉडल 1 BG मॉडल है, ये क्या है ये BG मॉडल 3 है। यानी बाकियों को नन करना है डिस्प्ले और इसको क्या करना है, फ्लैश कर देना है। ठीक हो गया। अब बाकी पेज इस तरह डिज़ाइन हो जाएंगे। अब मेन क्या था, डिज़ाइनिंग तो आपकी अपनी होती है, लॉजिक भी आपकी अपनी होती है। मेन क्या था कि मैंने आपको ये शो कराना था कि आप रिस्पॉन्सिव किस तरह कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। जैसे मतलब मैंने किया, आप एक ग्रिड बहुत आसान तरीके रिस्पॉन्सिव करने के, देखना सिर्फ आपने एक बड़ा कंटेनर बनाना है, क्लास शुरू से लेके एंड तक जाएगी और उसके अंदर सारी क्लास आएंगी और हर क्लास के अंदर आपने ग्रिड एरिया नैब बार वगैरह कर देना है और इसे आपने क्या करना है, शो करा देना है। अब इसी तरह अभी तो ये मैंने आपको एक पे शो कराया है, इसी तरह बाकी पेज हैं। बाकी पेज नहीं, ये देखें आप, अगर देख रहे हैं main.html, अगर मैं इसको ब्राउज़र में रन करता हूँ, ये दो मॉडल देंगे। अब ये देखेंगे T-शर्ट्स आ गई, इस स्लाइडर मैंने बनाया, ये सारा कोड मैंने क्या दिया हुआ है अपनी फाइल में दिया हुआ है, देख लिया। ये थोड़ा मसला कर दिया, अब देखते हैं। ये देखिए, एक स्क्रीन के साइज के हिसाब से पूरी वेबसाइट अपनी साइज चेंज कर दी है। कोड मैं आपको दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। बाकी कोई मसला हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा।